जय हिंद दोस्तों। आज आपकी मुलाकात हमारे विद्यार्थी अंकित से करवाते हैं। ये अंकित सीजीएल 2024 में जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में लगे हैं। तो ये एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी रहे हैं। तो हम इनकी सफलता की जर्नी को और इनके संघर्ष को एक बार जानेंगे और सीखेंगे किस किस तरीके से इन्होंने अपनी सफलता को छीन करके प्राप्त किया है। तो सबसे पहले अंकित, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और अंकित एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी रहे हैं। तो अंकित कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ। भिंड जो मध्य प्रदेश में छोटा-सा चंबल संभाग में पड़ता है। तो वहाँ से मैं आता हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। फिर बाद बाकी ग्रेजुएशन मेरी ग्वालियर से हुई है और फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया था। पहले एनडीए की तैयारी करी थी, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 2 बार। फिर एनडीए के बाद में जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैंने ग्रेजुएशन करके फिर मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू करी। अच्छा, सीजीएल के बारे में कहाँ पता चला, कैसे पता चला? सर मुझे सीजीएल के बारे में ऐसे मतलब जब मैं एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसके बाद में जब मैं 1-2 महीने तक मैंने सोचा तो मैंने इधर-उधर से दोस्तों से थोड़ा पता किया कैसा, क्योंकि उसमें भी मैथ्स आती थी और इसमें भी मैथ्स आती है। एनडीए में भी मैथ्स थी तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैंने इसको सोच के सीजीएल की तैयारी करने का डिसीजन लिया। अच्छा, तो मतलब एनडीए की असफलता ने आपको सीजीएल का एक विकल्प दिया यस, और फिर आपने मेहनत करके इसको यस सर। प्राप्त किया। अच्छा, जब आप सेलेक्ट हुए, तो इस सिलेक्शन में एक कई असफलताएँ भी आपको लगीं। यस सर। तो जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, उस दिन सबसे पहले आपने किसको सूचना दी इसकी? सर सबसे पहले मैं सो रहा था तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरा छोटा भाई है सर, उसने मुझे जगा के बताया। तो सर मेरे 2-3 दोस्तों के मिस्ड कॉल डले थे, तो उन्होंने पहले घरवालों को सबको पता चल गया। फिर सर उसके बाद में मेरे 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया, तब मैंने उनको रिप्लाई किया। फिर सर आपका भी फ़ोन आया था उसके बाद में। अच्छा, मेरे से बात हुई। हाँ, चलो, ये हम भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और सबको तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टच में होते हैं, तो उनको भी फ़ॉलो अप लेते हैं, उनको बधाई देते हैं। चलो, मतलब एक अच्छा दिन था उस दिन। यस सर। अच्छा, उस दिन के बाद नींद अच्छे से आती होगी आपको? हाँ सर, बहुत अच्छे से। ठीक। अच्छा, आपका जो स्टडी का रूटीन था, वो कैसा था? डेली रूटीन कितने घंटे आप पढ़ते थे? कैसे टेस्ट सीरीज़ देते थे? रिवीज़न की रणनीति क्या थी आपकी? सर मैं बेसिकली जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मैं रात में पढ़ता था और मैं रात में 3 बजे तक पढ़ता था और सुबह 10 बजे उठता था। तो मैं पहले मैं कोचिंग के से, क्योंकि मैं सिलेबस कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं पहले वीडियो वगैरह अटेंड करके और फिर उसके बाद मैं अपना 3 मतलब जो भी क्लासेस हैं उनको ख़त्म करके, तो उनको 3 बजे तक रात में पढ़ता था। दिन में ब्रेक ले लेता था बीच-बीच में छोटे-छोटे। फिर सर उसके बाद मैं जब गुरुकुल आया तो मेरा रूटीन चेंज हो गया। फिर मैं यहाँ सुबह उठने लगा 1 महीने के बाद, और फिर मैं सुबह साढ़े 6 बजे उठने लगा और सुबह साढ़े 6 से साढ़े 8 तक बुकें पढ़ता था। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता था, उसमें वो नहाना और ब्रेकफ़ास्ट करना रहता था। उसके बाद में फिर सर हम जैसे मेरा सर बेसिक तब तक क्लियर हो चुका था, तो मुझे जैसे इंग्लिश पे ज़्यादा शुरुआत में दिक्कत हुई थी, तो मैं इंग्लिश का ही कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कर लेता था उस टाइम पे, और उसके बाद में मैं जीएस कर लेता था, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा हो चुका था जब तक मैं यहाँ आया था। तो मुझे मैथ में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो मैथ का लीड आपको एसएससी को थोड़ा-सा हेल्प कर दिया। यस सर। अच्छा, एसएससी की तैयारी में आपके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन-सा था? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जीएस था मेरे लिए, क्योंकि जीएस एसएससी में जिस तरह की आती है वो मतलब फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसमें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो सर मैंने जीएस को जब मेरे उन 3 सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आने लगे, कोर सब्जेक्टों में, तब मैंने जीएस को पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे करके नोट्स बनाए और उनको मतलब पढ़ता गया और बार-बार रिवीजन करके हो गया जीएस फिर मेरा। यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि 3 सब्जेक्ट अच्छा होने के बाद इन्होंने जीएस पे जोर लगाया, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एसएससी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जीएस लगभग ठीक-ठीक ही होता है। मतलब हम तो अच्छा तो कह नहीं सकते, और जीएस के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स या सही गाइडेंस में आप कर सकते हैं। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तैयारी के दौरान आपकी सबसे बड़ी चुनौती किस चीज़ की आई? सर तैयारी के दौरान मुझे सबसे दिक्कत ये थी कि मुझे मतलब मेरा जो पैटर्न चेंज हो गया था। पहले मैं उस पैटर्न के लिए तैयारी कर रहा था, जो पैटर्न पहले जो मैथ्स का पैटर्न था और इंग्लिश का पैटर्न था, तो मैंने तब तैयारी शुरू की थी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो उसको बाद में फिर मेरी कुछ हेल्थ रीज़न की वजह से मेरी तैयारी छूट गई बीच में। फिर उसके बाद में जब ये पैटर्न चेंज हुआ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि मैं मैथ में लीड ले सकता था वहाँ पे और इंग्लिश भी मैं अच्छी कर लेता। बट इस पैटर्न में 4 मतलब जो जीएस भी आ गई है इसमें, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कंप्यूटर पढ़ना भी। बट फिर मैंने जैसे-तैसे करके खुद को अडैप्ट किया और मैंने कर लिया उसको।
यानी आप कह रहे हैं कि सीजीएल 22 से पहले जो पुराना पैटर्न था उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे, यस सर। और सीजीएल 22 के बाद जो नया पैटर्न है वो थोड़ा आपके लिए चेंज करना है, टफ क्योंकि वो था। थोड़ा सा लक बेस्ड पैटर्न भी बन गया था, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, प्री क्वालिफाइंग हो गया था, और मेंस में मतलब ऐसा था, पहले ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे, पहले 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, 200 इंग्लिश के आते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें ऐसा था कि टोटल 130 क्वेश्चन है, उसमें से ही मेरिट बननी है, वो भी प्री क्वालिफाई हो गया। और मेंस में जीएस ऐड हो गया, इसमें जीएस रीजनिंग ऐड हो गया, एक कंप्यूटर ऐड हो गया। टाइपिंग भी होना। ओके ओके। अच्छा, वे बच्चे जो नई तैयारी कर रहे हैं, यस। उनको यदि आपको शॉर्ट में बताना हो कि किस तरीके से तैयारी करें, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे उनको? जो देखो नई तैयारी जो शुरू कर रहे हैं, मैं उनको यही पहले सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं पहले उनको 2 बार 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट को, चाहे आप इंग्लिश और इंग्लिश के साथ मैथ्स ले लें, चाहे आप इंग्लिश के साथ रीजनिंग ले लें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद अगले 2 सब्जेक्ट कर लीजिए और उन्हीं को बार-बार बेसिस पे पढ़ते रहना है आपको। फिर ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है। एक बार अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है वीडियो से, या जिसके भी लेक्चर ले रहे हैं आप उससे, तो फिर आपको ज़्यादा फिर वीडियो के पीछे नहीं भगना, फिर आपको प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए और मॉक्स पे। मतलब पहले सिलेबस कर लें, यस सर। सिलेबस के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस पे काम करें, और ज़्यादातर मॉक दें। मॉक लगाएँ। मतलब कई बार देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीचर्स बदलते हैं, बहुत ज़्यादा मॉक के पीछे बदल-बदल के करें, तो वो एक अच्छी रणनीति है या कैसी है? नहीं सर, वो ज़्यादा टीचर बदलना फिर वो ऐसा हो जाता है ना, रिवीजन ही नहीं हो पाता उसका, ना वो जो ज़्यादा टीचर बदलते हैं फिर ऐसा होता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स बना पाते हैं, और ना ही उनके पास कोई ऐसा मतलब नोट्स होता है जिससे वो रिवीजन कर सकें, तो सारा मिक्सअप हो जाता है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता फिर। मतलब टीचर लिमिटेड रखें, निम बुक्स लिमिटेड रखें। लिमिटेड सोर्स रखें सर, उसको बार-बार पढ़ना, यस, रिवीजन पे ज़्यादा काम करें। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना। अच्छा, एक चुनौती और जो मैं देखता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। यस सर। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो? सर वो मेरा ऐसा था कि मेरी घर की मतलब मैं कंडीशंस को देख के खुद को मोटिवेट करता था, और मतलब जो भी मेरे फैमिली के इश्यूज़ हैं, या मेरे जो मैं ये सोचता था मुझे अगर आज मैं पढ़ लूँगा तो ये चीज़ मुझे कहाँ तक मतलब इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी, फैमिली की कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद में कि मतलब कुछ टाइम की बात है, इसके बाद में अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे से जॉब लग जाएगी, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन्होंने अपने परिवार की जो चुनौतियाँ थी, उसको ही अपनी शक्ति बनाई और उसको बेस बना के बहुत ज़्यादा मेहनत किया। हमने देखा इस बच्चे को कि बहुत ज़्यादा दोस्ती के चक्कर में या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन के चक्कर में नहीं था, लगातार उसी एनर्जी के साथ पढ़ा है। अच्छा, आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे प्री दे रहे हैं और अगले 2, 4, 5 दिनों में प्री खत्म हो जाएगा। तो वे बच्चे जो प्री क्वालीफाई करके मेंस के लिए जाएँगे, उनके लिए आपकी क्या रणनीति है? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो लेक्चर या वीडियो कोर्स मत खरीद लेना बाद में। और जो पढ़ा है बस, क्योंकि आप प्री क्लियर करके आ चुके हो, तो आपको जो कंटेंट कहीं न कहीं आपने पढ़ा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी तो आपका प्री क्लियर हुआ है। तो उसी पे आप ध्यान दीजिए, उसको रिवीजन करिए बार-बार और मॉक्स लगाइए। नया वीडियो पढ़ लेक्चर अगर खरीदोगे आप किसी का भी, किसी भी टीचर का, तो होगा ये कि उसको दिमाग में सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम प्री के बाद मेंस में होता नहीं है जनरली। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत शॉर्ट में कहा कि जब आपके पास 90 दिन, 95 दिन है मेंस के लिए और ऐसे में यदि आपने किसी का भी कोर्स खरीद लिया, तो ये यकीन मान के चलिए कि इस साल तो आपका मेंस होने से रहा। तो इस लिमिटेड टाइम को आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे लगाएँ। जो वीक टॉपिक आपको लग रहा है, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि मेंस कवर अप कर पाएँ। अच्छा, एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि क्या एवरेज बच्चे भी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं? आप कैसे रहे पढ़ने में? क्या आप ब्रिलियंट रहे, एवरेज रहे, कैसे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं देखता हूँ कि हर बच्चा जो है जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं मिला या पेरेंट्स ने उतनी अच्छी सुविधा नहीं दी, तो हमेशा वो उसको लगता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या मानना है इस पर? सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है बेसिक उसमें एकेडमिक्स में। तो जब मैं भी करके आ सकता हूँ, तो उससे मैटर नहीं करता है कि आपका एकेडमिक्स कैसा है। हाँ, वो थोड़ा बहुत मैटर करेगा, बट आपको अगर ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा, क्योंकि उस एसएससी के पेपर में इतना ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है। 10th लेवल की चीज़ें आती हैं। तो और आपका एकेडमिक्स जो भी रहा है, लेकिन बट आप आज मेहनत करते हो, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। और यार एकेडमिक्स से कुछ नहीं, मेरा एकेडमिक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने मेहनत बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो आपका बस यही है कि आप चाहे पहले मेहनत कर लो, चाहे बाद में मेहनत कर लो। आप बाद में भी कर सकते हो, और पहले नहीं कर पाई तो उससे कोई इतना फिर फ़र्क नहीं पड़ता। यानी एकेडमिक सेकेंडरी, आपका डेडिकेशन, यस सर, आप सही गाइडेंस, सही रिवीजन, सही मॉक
सर ये आपका डेडिकेशन और वो आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि जो मैंने ये भी देखा है जो बहुत लड़के एकेडमिक्स इनका अच्छा होता है बट वो नहीं कर पाते क्योंकि वो चीज़ों को लाइटली ले लेते, कैजुअल अप्रोच कैजुअल अप्रोच ले लेते हैं। यस बट जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं होता उनको पता रहता है तो वो लाइटली नहीं लेते चीज़ों को, तो वो एंड तक करते रहते हैं तो उनका हो जाता है। हाँ, एक और प्रश्न जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार बच्चे कभी रेलवे आ रहा है तो रेलवे के पीछे भाग जा रहे हैं, कभी स्टेट का आ रहा है तो स्टेट के पीछे भाग जा रहे हैं, कभी सीजीएल आ रहा है तो सीजीएल के पीछे, कभी सीएचएसएल। तो आपको इसमें आपका क्या सुझाव है? मतलब इसमें क्या गलती है? इस चक्कर में मुझे लगता है कई बार बच्चे का एक लंबा टाइम लग जाता है। सर मेरा ऐसा मानना है इसमें कि मैं अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर भी आता है। तो आप ऐसा एग्ज़ाम दीजिए कोई, अगर दूसरा आपको सेकेंडरी एग्ज़ाम देना भी है, जिसमें मतलब इससे मिलता-जुलता पेपर आता हो। जैसे कि सीजीएल के मिलते-जुलते सीएचएसएल, सीपीओ हो गया, सीपी हो गया और सिलेक्शन फ़ेज़ हो गया और एफकेट वगैरह हो गया, सीडीएस हो गया। आप ये तो दे सकते हो बट आप अगर स्टेट के पीछे भाग रहे हो, उसमें हिंदी आ रही है और भी स्टेट जीएस आ रही है, तो वो कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 2-2 चीज़ों को पैरेलली आप नहीं ले सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम में। आप 1 मार्क्स से भी पीछे रह जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा मानना ये है सर, पहले मतलब 1-2 साल आपको किसी एक चीज़ को होके डेडिकेशन से देना चाहिए, फिर बाद में आपको स्विच ओवर करना चाहिए। 2 साल तो मिनिमम देनी चाहिए आपको। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बार चारों सब्जेक्ट का लेवल लाइए और जब मेंस लेवल पे आ जाइए और तब लगता है कि आपको थोड़ा बहुत दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ के आप कर सकते हैं। यस सर, तब नहीं यदि आप स्विच कर रहे हैं कि यूपीएसआई तो यूपीएसआई कर लूँ, रेलवे रेलवे कर लूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी कर रहे होते हैं उतना ही लेट होने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा यस फैक्टर है। सर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम आया, तो 6 महीने के लिए हमने वो पढ़ा, तो उसमें हुआ नहीं, तो फिर लगता है कि अब एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो बीच में रेलवे का पेपर आ गया, तो उसमें जीएस अलग तरीके की आती है, तो वो देने लगे या बैंक का पेपर देने लगे, उसमें रीज़निंग अलग तरीके की आती है। तो फिर वो बैंक का पढ़ा, तब तक फिर ऐसा हुआ कि बैंक में भी नहीं हुआ, फिर और सीजीएल का भी पेपर आ गया, बट सीजीएल का जो पहले पढ़ा हुआ था, वो भी भूल गए, क्योंकि बैंक की तैयारी करने लगे बीच में। और इससे कहीं न कहीं हमारी प्रोग्रेस हैम्पर होती है कि मेरा ये मानना है कि आपको एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए जिसका सिलेबस सेम हो। अगर आपका एक बार लेवल आ जाता है, फिर अगर नहीं हो रहा तो आप स्विच कर सकते हैं इधर-उधर, बट पहले आपको एक ही चीज़ पे द फ़ोकस करना चाहिए। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि आप टारगेट होके किसी के एग्जाम को करें। अंकित की एक अच्छी बात कह रही कि इन्होंने सीजीएल के अलावा कोई और एग्जाम दिया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो रहा, लेकिन इनके जो पसंद का पोस्ट, पसंद का स्टेट था वो मिल गया। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उसको कितना एवरेज टाइम अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए सीजीएल के लिए? सर अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो 1 से डेढ़ साल, और बैकग्राउंड थोड़ा हल्का है तो 2 साल में हो मतलब जाएगा। 2 साल एवरेज में मेहनत करे 12-11 2 घंटे साल तो में अगर मेहनत करे तो 100% हो जाएगा। ओके। तो यदि जो बच्चे तैयारी सोच रहे हैं, तो एवरेज 2 साल अपना, डेढ़ साल अपना डेडिकेशन के साथ लगाते हैं, तो बात बन सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, जॉब लगने से पहले और लगने के बाद आपके जीवन में कोई एक बड़ा चेंज जो आपको लगता हो? सर वो यही है कि मेरे ऊपर स्ट्रेस था, मेरे ऊपर मेंटल जो प्रेशर था वो कम हो गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है और जो मेरी फाइनेंशियल जो घर की कंडीशंस थी, उनको भी लेके आज मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मैं अब हर तरीके से मतलब स्टेबिलिटी आ गई है सर थोड़ा लाइफ में। यानी अब मैं आगे भी चाहूँ तो कोई तैयारी टेंशन फ्री होके कर सकता हूँ। यानी परिवार को आपने फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होने में मदद कर दिया और मुझे लगता है कि समाज का नज़रिया भी आपके प्रति थोड़ा सर वो तो सर चेंज बदल गया होगा, रिश्तेदारों का व्यवहार बदल सर गया होगा। सबका चेंज हो जाता है। जब आपकी जॉब लग जाती है उससे पहले लोग जॉब लगने से पहले लोग कुछ और बोलते हैं, उसके बाद में कुछ और बोलते हैं। पहले बोलते हैं नहीं होगा, मुझे तो पता ही था, बाद में बोलते हैं कि कर ही लेगा वो मुझे तो। तो पता था कर लेगा। हाँ, पता ही था कर ही ले ये तो कर ही लेता। अच्छा, हमारे समाज में एक चुनौती है कि जब तक नौकरी सरकारी न लगे तब तक लोग आपको योग्य नहीं मानते। यस सर। आपकी पूरी शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पर आपकी सफलता का पैमाना ही सरकारी नौकरी बना रखा है। तो ऐसे मुझे लगता है आप समाज की नज़रों में आप सफल हो चुके हैं। यस सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीवन पूरा संघर्ष का ही नाम है। बस थोड़ी-थोड़ी चुनौतियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, आप बाकी लोगों के लिए एक आइडियल एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं कि हाँ, हम मेहनत करेंगे तो माँ-बाप के सपने को साकार कर यस सकते हैं। सर, इसमें क्या होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब में सर एक चीज़ स्टेबिलिटी होती है। आज की कंडीशंस को देख के इंडिया में थोड़ा पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को लेके अगर जो नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरी कोई चीज़ करने जाओगे तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। एक बार अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो फिर और चीज़ें हो सकती हैं पैरेलली। सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं भूल गया
आपकी सफलता में गौरव सर का क्या योगदान रहा? सर बहुत योगदान है। मतलब ये था कि मैं यहाँ गुरुकुल में आया था, तो मैं पहले अलग तरीके से पढ़ाई कर रहा था, फिर मुझे आने के बाद यहाँ अलग तरीका मिला। बट यही है कि मतलब तरीका अलग मिला, तो मुझे मेरी अप्रोच, मैं टेस्ट देना सीखा यहाँ से। बहुत सी चीज़ें सर मैंने यहाँ से सीखी थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गुरुकुल ना होता तो आपकी नौकरी नहीं होती। यस सर। ये खैर बड़ी बात हो गई, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। ये बच्चे मेहनत करके गुरुकुल को बहुत आगे बढ़ाते हैं और हम हमारी टीम बहुत ही मेहनत करती है ताकि ऐसे बच्चे जो गाँव से निकल के आ रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकें और जो माँ-बाप का भरोसा है, उसको बनाए रख सकें। तो ये एक छोटा-सा मुलाकात था अंकित के साथ। एक लास्ट फाइनल टचअप देते हैं। अंकित, कोई अपने जीवन का कोई फ़िलॉसफ़ी जो हमारे बच्चों को जो देख रहे हैं, जब वो डिमोटिवेट हो जाएँ, तो क्या लाइन आप उनको देना चाहोगे, जिससे वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रख सकें? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि संघर्षों से डरना नहीं है। अगर आप उनसे भागोगे तो और ज़्यादा आपको दिक्कत होगी और आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। आप जिस कंडीशन में हो उसमें ही मेहनत करो और ज़्यादा मतलब अपना दिमाग ओवरथिंकिंग ना करके और उनसे डर के, तो आप ना डरो, तो आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे और आप नहीं डरोगे और आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। जैसे आपने आज कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो दूसरे दिन दूसरा करेंगे, क्योंकि ये सर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है जो आपका गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का। तो आपको उसमें थोड़ा मोटिवेट खुद को रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे अंकित और उन्होंने सफलता प्राप्त करके हम सबका मान बढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने सपनों के लिए दिन-रात एक कर रहे होंगे। तो अंकित, आपके और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा शुभकामना। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और विद्यार्थी के साथ। थैंक यू।